नमस्कार, जोहार। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे, मैं खुशी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम उभरते कलाकार के साथ। उभरते कलाकार एक ऐसा मंच है जो कई आर्टिस्ट को, ऐसे कलाकारों को मौका देता है जो शायद भीड़ में कहीं खो गए हैं, जिनकी प्रतिभा इस लायक है कि हम उन्हें देखें, उन्हें ये मंच दें और उन्हें खूब सराहें। तो इसी के साथ आज के हमारे जो उभरते कलाकार हैं वो एक गिटारिस्ट हैं, स्टूडेंट हैं और बैंड परफॉर्मेंसेस करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, संगीत जो है वो साज़ के बिना अधूरा है। कहीं ना कहीं हम उस साज़ की खूबसूरती को, उसके पीछे की मेहनत को नज़रअंदाज कर देते हैं या शायद नोटिस नहीं कर पाते। तो चलिए आज एक गिटार के पीछे या एक साज़ के पीछे कितनी मेहनत है, कितनी वैरायटी है और कितना मज़ा है, आज उसका लुत्फ़ हम सिर्फ खाली उस साज़ से उठाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने मंच पे स्वागत करती हूँ सिद्धांत रॉय जी का। सिद्धांत रॉय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं दूरदर्शन के माध्यम से अपने दर्शकों को बता पाऊँ कि ये गिटार इंस्ट्रूमेंट है क्या, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, कैटेगरीज क्या हैं, क्योंकि लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं, बहुत लोगों की गलत फहमियाँ होती है, तो मुझे दूर करने का एक मौका मिल रहा है दूरदर्शन के माध्यम से, तो ये मेरे लिए खुद में एक बहुत बड़ी बात है। सो धन्यवाद आपका। तो हम सब चाहेंगे कि आज हम आपके वादन को सुने भी और हमारे दर्शक इससे कुछ सीखे भी और इस मंच को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करें और जितना हो सकता है हमें अच्छा संगीत सुनाएं और अच्छी बातें बताएं। तो सबसे पहले दर्शकों के बिहाफ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये गिटार में जो रुझान है आपका, ये सबसे पहले कब आया? जी, सबसे पहले गिटार पे तो मुझे रुझान पहले कभी था नहीं। मुझे इसका रुझान आया था 2017 या 2018 के अराउंड में, क्योंकि जब मैं बचपन था तो इंटरेस्ट तो मुझे बहुत पहले से था म्यूज़िक में, बट ये ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कहते हैं ना, आपके अंदर होता है वो आपके जीन्स में होता है। तो लाइक मेरे जो दादाजी थे तो वो बहुत अच्छा बांसुरी बजाया करते थे, वो बहुत अच्छा कीबोर्ड भी बजाते थे, ढोलक भी बजाते थे। तो आई वाज लाइक कि ये इंसान इतना सारा चीज़ कैसे बजा ले रहा है बिना कहीं कुछ सीखे। मैं दादाजी से पूछता था कि दादाजी आपने कहाँ से सीखा, तो दादाजी वाज लाइक कि मैंने तो कहीं से नहीं सीखा है, अगर तुम भी चाहो तो तुम भी सीख सकते हो। तो ये सब बातें मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती थी। तो मैंने फिर ट्राई किया, मैंने दादाजी को बहुत बोला कि मेरे को ना बांसुरी सिखा दो। बांसुरी ट्राई किया तो एक दिन बजा, 2 दिन बजा, फिर तीसरा दिन में समझ आ गया कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो फिर मैंने ट्राई किया कि दादाजी कीबोर्ड सिखा दीजिए। कीबोर्ड बजाना स्टार्ट किया, बट वो कहते हैं ना, जो एक सेल्फ लर्नर होता है ज़रूरी नहीं हुआ कि वो एक अच्छा टीचर भी हो। तो मैंने ट्राई किया सीखने का, समझने का कीबोर्ड। तो दादाजी मेरे ऐसे थे, मैं आपको एक फ़नी सा इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैंने कीबोर्ड का स्टार्ट किया था तो एक दिन तो दादाजी ने मुझे सिखाया, दूसरे दिन भी सिखाया, बट जब तीसरे दिन पर जब दादाजी ने मेरे को, मैंने बोला कि दादाजी आज कुछ नया, तो दादाजी वाज लाइक मूवी देखने दो शांति से बाबू, मेरे को रहने दो, जीने दो थोड़ा। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, जीने देता हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी थे वो थे टीवी एडिक्ट, प्रॉपर टीवी एडिक्ट। उनको हमेशा मूवीज़ चाहिए, सिनेमा, उनके लैंग्वेज मुझे सिनेमा देखने दो। तो अब उनका वो चलते रहता था। तो अब मुझे सीखने के लिए क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था कि अब हमारे घर पे वो आप जानते हो ना, फ्यूज़ होता है, मेन फ्यूज़ लाइन की। तो मुझे वो एक्चुअली मुझे जाके, कैसे, मैं तो छोटा बच्चा था, हाइट भी नहीं पहुंचे, तो कुर्सी लगा के, कुर्सी के ऊपर टेबल लगा के उसके बाद मैं फ्यूज़ ऑफ करता था। दादाजी लाइट कट गया, फिर क्या कीजिएगा खाली टाइम पे, फ़ोन वोन तो है नहीं आपके पास, कुछ कीबोर्ड ही सिखा दीजिए। फिर वैसे करके मैंने थोड़ा बहुत सीखा। देन फिर दादाजी तो हमेशा साथ में रहते नहीं थे, फिर उनका स्वर्गवास भी हो गया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कीबोर्ड फिर खुद से सीखना स्टार्ट किया। वो फ़ोन पर एक पियानो ऐप डाउनलोड किया, उससे फिर सीखना स्टार्ट किया। 2016-17 तक आई गेस वो एंड्रॉयड फ़ोन एटलीस्ट मार्केट में आ गए थे। इंटरनेट ये सब फ्री तो नहीं हुआ था उस टाइम तक, बट मम्मी पापा थे थोड़े से सपोर्टिव थे, तो बोले कि अच्छा तुम डलवाओ ना, पैक डलवाओ, सीखो ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चा अगर कुछ प्रोग्रेस करता है तो ऑब्वियसली माँ बाप को तो खुशी होता ही है। हाँ, ये है कि अगर पढ़ाई छोड़ के, वैसे मेरा हो गया था कि मैं पढ़ाई से ज़्यादा फोकस हट के दिन भर यही कर रहा था, तो पापा से बहुत डांट सुनता था कि यही कर लो तुम, फिर छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, नाम कटवा देते हैं स्कूल से। तो आई वाज लाइक कि हाँ कटवा दीजिए, पता था। मगर फिलहाल तो आप एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी हैं, बिल्कुल, और पढ़ाई भी कर रहे हैं और इससे प्रोफेशनली कर भी रहे हैं, अपने मकाम एक हासिल कर रहे हैं म्यूज़िक के थ्रू जी। तो सिद्धांत, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे? जी, मैं एक वेस्टर्न कंपोजिशन है, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है एली गौल्डिंग, तो उनका एक बहुत अच्छा गाना आया था
अभी से लगभग 6-7 नहीं, आई गेस 10-11 साल हो चुके उस सॉन्ग को आए हुए। तो वो सॉन्ग मैंने बजाया था 2020 में, और इस सॉन्ग से मेरी एक मेमोरी इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया था 2020 में। उस टाइम मैंने ये एक जोन होता है गिटार पे, उसको बोलते हैं फिंगर स्टाइल। तो मैं गिटार प्ले करने से अगर आप इजाज़त दे तो मैं फिंगर स्टाइल के बारे में बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। पहले हम आपको सुनते हैं, फिर हम और जानेंगे ताकि दर्शकों को और अच्छे से समझ आए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो मैं पहले आपको एक सॉन्ग सुना देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली फिंगर स्टाइल होता क्या है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये एक वेस्टर्न सॉन्ग है, इंग्लिश सॉन्ग है, एली गौल्डिंग का। ओके। थैंक यू सो मच। बहुत तरह की चीज़ें दिखाई आपने, बहुत वैरायटी ऑफ थिंग्स हमने देखे। अब हम चाहेंगे कि आप इसे ब्रेकअप करके एक एक चीज़ें बताएं। जो आप पहले तो हम जानते हैं कि गिटार में जो स्ट्रमिंग होती है, उसके अलावा आपने उंगलियों से कुछ स्ट्रिंग्स को टैप किया, उसे क्या कहते हैं? सो एक्चुअली गिटार में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ होती है। जैसे एक तो आमतौर पर लोग होता है कि ये स्ट्रमिंग, जैसे मैंने अपने हाथ को ऐसे 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 किया तो इसे हम लोग स्ट्रमिंग बोल देते हैं, जिसके साथ में मोस्टली लोग सिंगर्स जो होते हैं वो गाते हैं। बट होता क्या है कि अगर आप एक धुन बजा रहे हो, क्योंकि गाने में 2 पार्ट होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं जहाँ तक मैंने सीखा है। एक मेलोडी होती है, एक रिदम होता है। रिदम होता है जिसके आधार पर सिंगर होता है वो गाता है, ताल में बंध कर गाते हैं, एक ताल में बंद कर, एक सुर लेकर और एक धुन को फॉलो करते हैं वो लोग गाते हैं। तो अब गिटार पर मुझे अगर ये धुन बजानी है कुछ भी, तो अब धुन के पीछे मुझे रिदम चाहिए होगी। अब मेरे पास तो कोई ये कॉम्पोनिस्ट है नहीं,
तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, गिटार पर अगर आप म्यूज़िक, जो भी लोग जुड़े होंगे म्यूजिशियन लोग, तो उनको पता होगा कि ये कॉर्ड क्या होता है, ये मेलोडी क्या होती है। बट जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उनको बताता हूँ, कॉर्ड एक तरह की साउंड वेरिएंस होती है जिसके आधार पर एक सिंगर गाना गाता है। जैसे अगर ये मैंने बजाया, अगर आप इसका साउंड सुने तो आपको समझ आएगा ये एक तरीके का एक साउंड वेरिएंस है, तो इसे हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। तो अब इसके बिहाफ पर जो मैं मेलोडी जोड़ के बजाऊंगी इसके साथ में, तो उसे हम लोग बोलते हैं फिंगर स्टाइल में, कि मेलोडी के साथ में रिदम चल रही है। जी। अब आपने देखा कि ये मैंने उंगली से इधर उधर कुछ किया, तो एक्चुअली वो अलग अलग टेक्निक है। उनको हार्मोनिक्स बोलते हैं, कि गिटार पे बहुत लोगों को नहीं भी पता होता है, इनको बोलते हैं पिंच हार्मोनिक्स, जिसके लिए हमें नेल चाहिए बहुत बार। लाइक मेरे लंबे लंबे नेल्स अगर आप लोग देख पाओ, मुझे लोग बोलते हैं ये लड़की वाले शौक क्यों पाल के रखा है। तो अब कितने लोगों को आप जवाब दोगे, तो मैं बोलता हाँ, थोड़ा सा मन करता है कभी कभी लड़की बनने का। तो अब आप जो भी समझे, अब सबको तो आपने एक्सप्लेन करोगे ना कि गिटार बजाते रहते हो, गिटार के लिए ऐसे है। हर एक ये जो है इंस्ट्रूमेंट है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, एक साधना की चीज़ है। इसे कई तरीक़ों से बजाया जा सकता है। हमने सुना, हमें बहुत अच्छा भी लगा और भी आगे सुनना चाहेंगे। जी तो बिल्कुल। मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा, और कुछ चीज़ें, और कुछ नया दिखाएंगे आप हमारे बिल्कुल, दर्शकों मैं दिखाता हूँ। एक बहुत अच्छे एक पियानिस्ट है, उनका नाम है यरूमा। तो उनका एक सॉन्ग आया था कुछ साल पहले, बहुत लोगों ने वो सॉन्ग सुना, वो कंपोजिशन, तो उसकी मैंने एक खुद की ही एक इम्प्रोवाइज वर्जन बनाई हुई है। अपने तरीके से पेश करूँगा एक्चुअली में, क्योंकि अगर सेम टू सेम मैं बजाने जाऊँ तो फिर मुझ में और उनमें फ़र्क नहीं रह जाएगा ना। और उतने अव्वल दर्जे के आर्टिस्ट को हम लोग एक बार पहले कान पकड़ के उनका गाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं उनका एक सॉन्ग है, द सॉन्ग नेम इज़ रिवर फ्लोज इन यू। तो ये सॉन्ग आई गेस मैंने अभी से 2018 या 19 के अराउंड मैंने सुना था। उस टाइम से बहुत मन था कि यार एक दिन ये गाना मैं भी ऐसे ही बजाऊंगा। मेरे एक इंस्पिरेशन है, उनका नाम कोरियन इंस्पिरेशन, वो है सुंगा जुंग। तो वो एक प्रॉपर फिंगर स्टाइल गिटारिस्ट है, उनसे ही देख के मैं फिंगर स्टाइल जोन मैंने उठाया था। अभी तो कुछ साल से मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये फिंगर स्टाइल। आई गेस मैं 2020 के बाद 2023 में अभी फाइनली थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ। बीच में कोरोना था एंड ये वो बैंड शोज़ के चलते, क्योंकि बैंड एंड लाइव शोज़ बहुत अलग चीज़ें होती हैं एंड फिंगर स्टाइल अलग चीज़ होता है। तो कोई नहीं, चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं गाना स्टार्ट करता हूँ अपना। चलिए।
थैंक यू सो मच। बहुत ही उम्दा। अब तक तो हमने गिटार को बजते हुए सुना था, आज हम गिटार को बोलते हुए सुन रहे हैं। जैसा कि आपने नाम बताया, रिवर फ्लोज इन यू। रिवर फ्लोज इन यू सुनकर ही लगता है कि नदी के किनारे एक शांत माहौल में कहीं ले जाती है ये ध्वनि। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी हमारे दर्शक हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आ रहा होगा ये गायन वादन। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि हम जानते हैं कि सिद्धांत लाइव शोज़ भी करते हैं, बैंड के साथ परफॉर्म करते हैं जहाँ एक सिंगर होता है जी। तो ज़्यादातर जो ऑडियंस जनता जानती है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में काफ़ी कम हमें जानकारी है, या फिर सिंगर्स के कंपैरिजन में अगर हम इंडिविजुअल सोलो आर्टिस्ट्स को देखें तो वो काफ़ी कम है संख्या, बहुत कम है। तो आपने ये एक फील्ड चुना, आप बैंड के साथ परफॉर्म करते ही हैं मगर बहुत उम्दा अकेले सोलो आर्टिस्ट की तरह भी परफॉर्म करते हैं, तो आप अपना करियर जो है म्यूज़िक में वो कैसे देखते हैं? जी, मैं ये जो बैंड वाला काम है, सो एक्चुअली मेरे एक बैंड है जो मैंने इसी साल फॉर्म किया है फेब के मंथ में। इससे पहले मैं काम करता था अलग अलग आर्टिस्ट के साथ, फोक आर्टिस्ट के साथ, तो मतलब जो भी झारखंड के या झारखंड के बाहर के जहाँ जहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए कि यहाँ पे बजाना बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, तो वहाँ मैं जाया करता था, बजाता था। बट मुझे लगा कि क्योंकि मेरे में एक क्वालिटी है, कुछ बोलते हैं ना कि लीडर बॉर्न लीडर्स, तो मेरे में एक लीडरशिप क्वालिटी है कि मुझे किसी के अंडर में काम करना उतना नहीं पसंद है जितना मुझे ये पसंद है कि मैं खुद का काम करूँ। शायद इसीलिए मैं फिंगर स्टाइल अभी मेंटेन कर रहा हूँ बैंड में काम करते हुए भी, क्योंकि बैंड होता है कि आप सारे ही ओनर्स होते हो। तो मेरा एक बैंड है स्वरम नाम से, जो ऑल ओवर अभी झारखंड में या झारखंड के बाहर कोलकाता, बंगाल, हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। तो अभी बैंड कल्चर में एंड सोलो आर्टिस्ट में फ़र्क ये है, आपने पूछा अभी मुझसे कि आप इसमें अपना ग्रोथ है, अपना करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे देखते हो, तो इसमें आप ऐसे देख सकते हो कि अगर आप म्यूजिशियन बन जाते हो, आपको म्यूज़िक आ गया तो आप म्यूज़िक सिखा सकते हो। सबसे मुझे तो खुशी देती है, आप मुझसे अगर पूछो कि इंस्पिरेशन कौन है आपके लिए अभी, क्योंकि दादाजी से तो इंस्पायर होकर मैंने म्यूज़िक सीखा ना, बट म्यूज़िक कंटिन्यू रखने के लिए मेरे पास क्या इंस्पिरेशन है, क्योंकि पर डे आप वही सॉन्ग्स बजा रहे हो, वही ऑडियंस को झुमा रहे हो, ऑडियंस नाच रहे, गा रहे, आपसे खुश हो रहे हैं। लेकिन ये एक जब कंसिस्टेंसी का आ जाती है ना काम में, तो वो आपके लिए मोनोटोनस जो होता है, बोरिंग हो जाता है। तो इंस्पायर करने के लिए मुझे एक तो ऑडियंस बहुत बड़ी चीज़ है, दूसरा मेरे स्टूडेंट्स, मेरे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी बड़े भी हैं, यहाँ से लेकर के मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, मैं विदेशों में भी क्लासेस लेता हूँ, मैनचेस्टर एंड लंदन, ये सब हर जगह मैं क्लासेस लेता हूँ ऑनलाइन। तो अब वो लोग जब मुझे प्ले करके कुछ भेजते हैं तो आई वाज लाइक, ये तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुमने मुझसे ही सीखा है ना। कभी कभी मुझसे बेटर भी जाते तो मेरे को लगता है वाह, अपने आप में वो एक होता है मिशन के लिए वाह, तो वो अगर मुंह से निकल रहा है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज है, आप टीचर बन सकते हो, आप कहीं सेशन आर्टिस्ट बन सकते हो, इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हो, एंड लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप कितना कमाओगे वो डजेंट मैटर, इसमें एक चीज़ है कि आप खुश बहुत रहोगे क्योंकि मेरे को इस चीज़ से ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं मिलती है। लाइफ में जो भी एंजाइटी डिप्रेशन वो सबके लाइफ में होता है, आपके लाइफ में भी कुछ होगा ही, मेरे लाइफ में भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई, तो उनसे अगर मैं बच के निकल रहा हूँ, escape फ्रॉम रियलिटी, वो ये है म्यूज़िक। तो मुझे करियर अपॉर्चुनिटी इसमें ऐसे दिखती है, मैंने करियर अपॉर्चुनिटी इसी से बनाया क्योंकि अभी से हमारे 4 साल या 5 साल पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतना घर पे नहीं था। तो उसके बाद मैं गलती से सही या कैसे कैसे करके गिटार सीख गया, एंड लकीली मुझे स्टूडेंट्स मिलने लग गए, लाइव शोज मिलने लग गए, तो तब से मैंने एक जिम्मा ले लिया, मतलब आप जो भी कह सकते हो अपने घर का। तो बैड लक कह लिया क्योंकि कोरोना के टाइम पे मेरे पापा की जॉब चली गई, एंड उसके बाद से हम लोग कम्प्लीटली एकदम ये हो गए थे। तो अब उसके बाद कुछ करने के लिए था नहीं, स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर मैंने गिटार सिखाना स्टार्ट किया। गिटार सिखाते सिखाते मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच करना स्टार्ट किया, तो तब से मेरा घर एंड उस स्टेज पर लेकर कि जहाँ पे अभी से सुबह का अगर नाश्ता कर रहे हैं हमें इस स्टेज पे थे कि अगर सुबह पे हम लोग नाश्ता करें, हमें रात का नहीं पता है कि रात का कैसे क्या खाएंगे हम लोग। तो उस स्टेज से लेकर के यहाँ तक आने में मैंने बहुत पापड़ बेले, बहुत कुछ किया है। अपने आप में कभी कभी मम्मी पापा की नज़र में बहुत अच्छा लगता है अपने आप को देखने में कि दे आर प्राउड पेरेंट्स, तो मुझे वो खुशी देते हैं कि मैं इतना कामयाब हो गया, इतना काबिल बन पाया कि मैं अपना घर को खुद से चला पाया इतने सालों तक। अभी भी कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, आगे भी करता ही रहूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, आउट ऑफ मजबूरी नहीं करता हूँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि मुझे करना है, मुझे खुशी मिलती है इनसे कि एटलीस्ट उस टाइम जो था अभी फ़र्क है। अभी मेरे माँ बाप के मुँह खुलने से पहले मैं उनके सामने हाजिर होता हूँ, तो ये चीज़ मुझे बस यही कामयाबी है। करियर इसीलिए इस पे बोल सकते हैं कि करियर जैसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिख के ही बन सकता है, पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अनपढ़ रह जाना है। पढ़ाई करते के साथ में अगर आपका पैशन है, आप उसको करियर बना सकते हो, आप में पोटेंशियल है, तो मैं एकदम सपोर्ट करूँगा कि आप उस पर ही अपना करियर बनाओ। तो जैसा कि आपने कहा कि आपका करियर ग्रोथ इसी में है, इसी में आप अपने आप को देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कहते हैं ना
एक साधे सब सधे, जी। सब साधे सब जाए। तो आपने एक वादक को पकड़ के उसके वादन पे इतना काम किया और हम उम्मीद करते हैं आप आगे भी मेहनत करें। क्योंकि जब हम सुनने वाले अगर कभी सुनते हैं, कोक स्टूडियो आजकल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आया है जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को एक बहुत अलग स्टेज देता है उनको प्रेजेंट करने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आप और उभरते कलाकार हैं और उभरे और आगे जाएं और आप ऐसे मंच में जाने जाए जहाँ किसी को ज़रूरत पड़े गिटारिस्ट की तो वो याद करे सिद्धांत हमारे गाने में गिटार बजाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ फिर हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, तो अगली पेशकश आपकी क्या होने वाली है? जी बिल्कुल। सो मैं एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, तो उनका नाम है टेलर स्विफ्ट। अभी वो मतलब आप अगर यूएस या लंदन या ऐसे कहीं भी कोई प्लेसेस में चले जाओ तो उनके नाम पर जो कॉन्सर्ट्स होते हैं वो यहाँ पे कहीं नहीं हो सकते हैं जी। तो बहुत दिल की इच्छा कि कभी लाइफ में कभी उनका कॉन्सर्ट देखो। मिलना तो खैर सोचने में भी बहुत लगता है, कभी कॉन्सर्ट ही उनका देख लो तो बहुत बड़ा बात है। तो उनका एक बहुत पुराना गाना आया था, जब मैं छोटा था उस टाइम म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं था, एक पसंद आता है ना, गड़ गया था। तो आपके अंदर में वो एक गाना समा गया था। तो वो बड़े होकर जब मैंने प्ले करना स्टार्ट किया लगा कि नहीं, सुनने में मज़ा आता है, बजाने में तो नहीं है ऐसा। फिर जब बजने लगा तो अभी अच्छा लगता है। तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ, उस गाने का नाम है लव स्टोरी। तो होप सो आपको पसंद आए।
थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत। ये जो आपने लास्ट में एक लाउड साउंड करके उसे एकदम से साइलेंट किया, इस ट्रिक का कोई नाम है? इस ट्रिक को आप कह सकते हो ये सिद्धांत रॉय ट्रिक है। मुझे ये करना इसीलिए पसंद है क्योंकि आप तो बजा ही रहे हो, अगर अचानक से आप साइलेंट हो गए तो आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है सामने वाले पे, क्योंकि आपने अपना ध्यान खींचने वाली आपने अपना काम कर लिया। अब आपने काम करके ख़त्म कर दिया, अब साउंड तो आ ही रहा है, ऑडियंस आपके लिए देख ही रहा है आपको। वही अगर आप बजाते कंप्लीट साइलेंस, देन ऑडियंस रिएक्ट कर पाएगी कि ये क्या हो गया, ये क्या बच गया। मुझे ऐसा लगता है, सबका अपने परसेप्शन होगा। मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने आपसे पूछा। सिद्धांत रॉय ट्रिक बोलते हैं इसे। तो जैसा कि आपने कहा ये इम्पैक्ट छोड़ता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारे उभरते कलाकार ने आपके ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ा ही होगा। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि समय इतना ही है हमारे पास, तो हम फिर अगले हफ्ते एक नए कलाकार से मिलेंगे। मगर हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत, बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई और हम सब आशा करते हैं कि आप और आगे बढ़े, आपको हम सुने, बॉलीवुड के गानों में भी सुने, तमाम गानों में सुने, आपके सोलो परफॉर्मेंसेस को भी सुने और आप यूं ही उभरते रहे। तो इसी के साथ मैं एक और वादा आपसे फिर वही वादा करती हूँ कि अगले हफ्ते फिर एक नए उभरते कलाकार के साथ, एक नई प्रतिभा के साथ और एक नई इंस्पिरेशन के साथ आपके बीच हाजिर होंगी। और इसी तरीके के और भी उभरते कलाकारों से एक साथ मिलने के लिए आप हमारा YouTube चैनल DD झारखंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और तमाम उभरते कलाकारों से मिल सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए नमस्कार, जोहार।